दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि बी आर अम्बेडकर ने मनु स्क्रिप्ट के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कही। बार बार इस ये मनु स्क्रिप्ट जो है वो चर्चा में आती है। बहुत सारी कुरीतियों को शामिल करने के लिए इसकी आलोचना होती है। स्त्रियों के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवहार जो यहाँ पर लिखे गए, कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादी सोच है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, इस वजह से इसकी आलोचना होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विचार रहे जो आज भी हमारे वर्तमान राजनीति में देखने को मिलते हैं। ये विचारधारा किस तरीके से भारत में प्रभावित होती है, मनु को आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे। मनु से रिलेटेड इनके विचार भी देखेंगे, किस प्रकार से इन्होंने स्मृति में बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो कि इनकी आलोचना का कारण भी बनी। सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। आज आपका ये बूस्टर डोज है और आज हम लोग यहाँ पर मनु को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक इसको आप देखते चले जाइएगा। मनु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सवाल यहाँ पर गलत नहीं होंगे। सबसे पहले आपको बता दें, मनु जो है वो धर्म पर आधारित राज्य की स्थापना की बात करते थे। धर्म को सर्वोपरि मानते हुए ये काम कर रहे थे। धर्म को यहाँ पर प्रायोरिटी रखनी है और धर्म को एकमात्र साधक के रूप में, साध्य के रूप में यहाँ पर लेकर के चलना है। स्त्रियों को यहाँ पर उतनी अच्छी कंडीशन इनके आधार पर नहीं थी। स्त्रियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों से निम्न वर्ग में रहेंगी, नीचे रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो समाज है वो पूरी तरह से धर्म आधारित समाज यहाँ पर होना चाहिए। इन्होंने क्या क्या विचार दिए हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी कृतियां कौन सी हैं, इनके जितने भी अलग अलग प्रकार के विचार हैं वो कैसे रहे, आलोचना क्या हुई, सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने आएगा। बस देखते चले जाइए। सबसे पहले नाम आता है ना। सबसे पहले इनका जो जन्म होता है वो होता है, एक पौराणिक और विधिक विचारक माने जाते हैं। काल इनका जो रहता है वो 200 ईस्वी पूर्व। कभी कभी क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है काल क्रम से, लगभग एक अंदाजा यहाँ पर लगाया जाता है। इनका जो काल है वो 200 बीसी से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में रहा होगा। अब आप ये मत सोचिएगा सर ये तो 400 साल का हो गया, नहीं, इसके बीच में कोई एकदम लीगल यहाँ पर एक मतलब एक तरह से रफली डेटा ही यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें ये कहा जाता है 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक इनका कार्यकाल, मतलब एक तरह से इनका जो जन्म है या इनका जो समय है वो माना जाता है। पौराणिक और वैदिक विचारक ये माने जाते हैं, है ना। मनु एक पौराणिक भी विचारक हैं और साथ साथ में वैदिक विचारक इनको संज्ञा दी जाती है। इन्हें इनके आधार पर अगर हम लोग देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उत्तर वैदिक व स्मृति काल इनका पीरियड माना जाएगा। उत्तर वैदिक काल आपको याद है ना, जहां पर कुरीतियां थोड़ा बहुत हावी हो गई थी, जादू टोना टटका जो है वो यहाँ पर हावी हो गया था। धर्म जो है वो अपनी विचारधारा, जो एक तरह से जो जन्म के आधार पर जो एक तरह से वर्ग होते थे उनको अब जन्म पर आधारित कर दिया गया था ना। जो पहले काम के आधार पर हुआ करते थे उन्हें अब जन्म के आधार पर कर दिया था। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ सारी कुरीतियां थी और ऐसा देखा गया है जितने भी ये विचारक रहे वो उनके समाज के आधार पर उनके विचार कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं। तो इनके भी विचारों में उस तरह की सोच देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वैचारिक झुकाव इनका धर्म और नैतिकता को साथ में लेकर के चलेंगे ये, है ना। रिलीजियस और नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन इनका ज्यादातर रहेगा, मतलब ये नैतिकता की बात करेंगे और धार्मिक आधार पर अपने विचारों को आगे प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मनु ने धर्म के आधार पर राज्य और कानून और समाज की व्यवस्था को प्रस्तुत करने का काम किया था। धर्म पर आधारित राज्य यहाँ पर इन्होंने प्रस्तावना दी थी। ठीक है, धर्म पर आधारित राज्य की प्रस्तावना इनके द्वारा दी जाती है। कानून और समाज की व्यवस्था भी धर्म के आधार पर ही हो, ऐसी विचारधारा मनु की रहती है। ठीक है, अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मनु स्मृति पूछा जाता है। राज्य, कानून, दंड और सामाजिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने इसी कृति में अपनी लिखा है। ठीक है, धर्मशास्त्र यहाँ पर देखिए, धर्म और कर्तव्य, धर्म, कर्तव्य और न्याय, इस तरह के अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं, अलग अलग प्रकार की कृतियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। आपको जो मेन याद रखना है वो मनुस्मृति याद रखना है। मनुस्मृति में बेसिकली ये राज्य, कानून, दंड और सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट आता है, दार्शनिक आधार इसका क्या है, तो मानव स्वभाव। मनुष्य कर्तव्य पालक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, कर्तव्य पालक प्राणी है। ह्यूमन बीइंग आर ड्यूटी बाउंड, है ना, ड्यूटी बाउंड ये रहते हैं, कर्तव्य पालक होता है। नैतिक और धार्मिक होता है आधार इसका। ठीक है, दार्शनिक आधार इन्होंने जो दिया उसमें मनुष्य एक कर्तव्य पालक, कर्तव्य को पालन करने वाला या कर्तव्यों से घिरा हुआ एक प्राणी है। नैतिक और धार्मिक आधार, धर्म आधारित ये व्यक्ति रहेगा। दृष्टिकोण जो रहेगा वो आदर्शवादी और नैतिक दृष्टिकोण ये अपना वहां पर स्थापित करने की बात भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला नंबर आया, राज्य की अवधारणा, तो वहां पर परिभाषा, राज्य जो है ना, राज्य धर्म की रक्षा का एक साधन माना इन्होंने। धर्म यहाँ पर क्या है, अल्टीमेट पावर है। धर्म को, धर्म की रक्षा करने के लिए राज्य स्थापित हो, ऐसा इन्होंने कहा। और प्रकृति, जो उद्देश्य प्रकृति की बात करें तो शांति व्यवस्था, नैतिक जीवन, ये इसकी
क्या है, ये इसकी प्रकृति या उद्देश्य की बात हो जाती है। और राज्य बनाम अगर समाज की बात करें तो राज्य जो है ना वो समाज का संरक्षक है। जैसे राज्य धर्म का संरक्षक था, धर्म का ही एक भाग, या धर्म धर्म जो है वो समाज से ही कहीं ना कहीं निकल करके आया, उस समाज की भी संरक्षणा कौन कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। ये इनके कॉन्सेप्ट है राज्य की अवधारणा के, ठीक है। राज्य की अवधारणा हमने यहाँ पर स्टेट का कॉन्सेप्ट इनका देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सत्ता, अधिकार और संप्रभुता की अगर बात करें तो सत्ता धर्म से सीमित करी जा सकती है, धर्म को यहाँ पर सत्ता से भी सर्वोच्च माना था मनु ने, ठीक है। संप्रभुता राजा में निहित धर्माधीन है, राजा में निहित तो है लेकिन धर्म के आधार पर है, बाउंडेड बाई, है ना, बाउंडेड बाई द धर्म है, ऐसा मनु का कहना था, ठीक है। प्रकृति जो है वो पूर्ण नहीं है, नैतिक सीमाओं में निर्भर करती है, नॉट एब्सोल्यूट। प्रकृति कैसी है यहाँ पर, पावर सत्ता की एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पर प्रकृति एब्सोल्यूट अपने आप में सर्वोच्च नहीं है या अपने आप में पूर्ण नहीं है, वहां पर नैतिक सीमाओं के आधार पर सब कुछ डिसाइड होगा, ये मनु का विचार रहा। अगर गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो शासन का रूप इन्होंने राजतंत्र को प्रमुख माना, राजा के शासन पर विश्वास रखा। श्रेष्ठ शासन जो है वो धर्म परायण या राजा का शासन होगा, और लोकतंत्र जो है ना उसकी चर्चा ही इन्होंने कभी नहीं की, ठीक है। नो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट इन्होंने पेश ही नहीं किया उस कॉन्सेप्ट को, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र के बारे में मनु के क्या विचार थे, तो इन्होंने उस चीज की कभी चर्चा करी नहीं, इन्होंने राजतंत्र की अवधारणा को पेश किया, और राजा जो है वो धर्म परायण हो, रूल ऑफ द राइटियस किंग यहाँ पर स्थापित करने की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कानून और न्याय की अगर बात करें तो कानून जो है ना वो धर्म का लिखित रूप माना जाएगा। कानून क्या माना जाएगा, धर्म का लिखित रूप माना जाएगा। स्रोत क्या है, तो वेद, स्मृति और प्रथा, ठीक है। स्रोत क्या है, वेद, स्मृति और प्रथा इसका स्रोत है। न्याय दंड के माध्यम से स्थापित होगा, न्याय जो है वो कैसे, ये पनिशमेंट के माध्यम, दंड के माध्यम से न्याय स्थापित हो, तो न्याय में दंड की अवधारणा को जोड़ने का काम मनु का। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्याय की अवधारणा में मनु के क्या विचार थे, तो इन्होंने न्याय को स्थापित करने की बात की, कैसे, दंड के माध्यम से इन्होंने न्याय की स्थापना करी, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आया स्वतंत्रता, समानता और अधिकार के बारे में, ये क्या कहते थे, तो स्वतंत्रता के बारे में कहते थे कि कर्तव्यों के अधीन, है ना, स्वतंत्रता, लिबर्टी जो है वो हमारी कर्तव्यों के अधीन कहीं ना कहीं रहेगी। समानता, सामाजिक असमानता स्वीकृत है, सामाजिक असमानता को इन्होंने स्वीकार किया था। अच्छा, ये आलोचना का भी कारण बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनु ने सामाजिक असमानता को स्वीकार किया था। कर्तव्य आधारित अधिकारों की बात इन्होंने की थी, कर्तव्य आधारित अधिकार, जो जैसे कर्तव्य जिसके हैं उसके हिसाब से, उसके जो जितना कर्तव्य का पालन कर रहा है उसके हिसाब से उन्हें अधिकार दिए जाए। हमारे भारतीय संविधान में भी हम लोगों ने कर्तव्यों को इसी वजह से जोड़ा ना, क्योंकि अधिकार दे देना कहीं ना कहीं चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है, इस वजह से कर्तव्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति राज्य संबंध के बारे में ये क्या कहते हैं, तो व्यक्ति राज्य संबंध के अधीन, है ना, संबंध जो है ना, यहाँ पर व्यक्ति राज्य के अधीन होगा, है ना, व्यक्ति, राज्य यहाँ पर सर्वोपरि है, ठीक है, व्यक्ति जो है वो राज्य के अधीन होगा, और धर्म कहीं ना कहीं सर्वोपरि माना जाएगा। प्राथमिकता किसको मिलेगी, राज्य और धर्म को प्राथमिकता, राज्य धर्म के हिसाब से चले, ये अवधारणा इनके द्वारा है ना। सीमाएं जो भी लगेंगी राज्य पर वो धर्म के द्वारा ही लगाई जाएंगी, इंपोज किसके द्वारा करी जाएंगी, ये धर्म के द्वारा ही इंपोज करी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आर्थिक विचार की बात करें तो संपत्ति यहाँ पर ना निजी संपत्ति मान्य है, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करी गई। राज्य की जो भूमिका है वो कर संग्रहण और संरक्षण कहलाया। राज्य की भूमिका क्या है, कर संरक्षण करना है, कर को संग्रह करना है, टैक्स को कलेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है, ये राज्य का दायित्व रहेगा टैक्स से संबंधित, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, तो इन्होंने वर्ग जो है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्ण बेस्ड सिस्टम, और वो जन्म पर आधारित वर्ण बेस्ड सिस्टम रहेगा, है ना, जो कोई जन्म से जो जिस वर्ग में आएगा वो उसी वर्ग में बना रहेगा, इस तरह की अवधारणा का ये समर्थन करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इनका विचार आता है वो शिक्षा, धर्म और नैतिकता पर विचार आता है, कि शिक्षा पर ये कहते हैं धर्म और कर्तव्य की शिक्षा मिले, ठीक है, किस पर, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा मिले। राजनीति का आधार जो है वो धर्म होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति का आधार क्या होना चाहिए, वो धर्म होना चाहिए। नैतिकता, राज्य का नैतिक कर्तव्य ही नैतिकता है ना, राज्य का नैतिक कर्तव्य ही नैतिकता है, उसको पालन करना ही नैतिकता है। आलोचना क्यों होती है, तो वर्ण व्यवस्था असमानता को ये बढ़ावा देते हैं, स्त्री विरोधी दृष्टि ये रखते हैं, सीमित अधिकार स्त्रियों को देते हैं, इस वजह से आलोचना है। लोकतंत्र का ये विरोध करते हैं, आधुनिक मूल्यों से असंगत इनके विचार पाए गए, इस वजह से मनु की आलोचना होती है, ठीक है।
है, इस वजह से मनु की आलोचना। अच्छा, योगदान और प्रभाव क्या रहा? तो योगदान में देखें, भारतीय कानून की नींव इन्होंने रखी। प्राचीन जो भारतीय कानून है उसकी नींव इन्होंने रखी। हिंदू विधि पर गहरा प्रभाव रखा। प्रभाव क्या? हिंदू विधि पर गहरा प्रभाव। धर्म प्रधान राज्य सिद्धांत, महत्व क्या है? धर्म प्रधान राज्य सिद्धांत इसमें महत्व के रूप में जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। समकालीन अगर समय पर देखें तो कर्तव्य आधारित सोच, तो अभी वर्तमान में इस चीज को हम लोग लागू भी करते हैं। हमारे यहाँ 51A जो जोड़ा गया वो कर्तव्यों को इसी वजह से जोड़ा गया, इसी विचारधारा के तहत में जोड़ा गया। ठीक है। संविधान जो समानता से टकराव है, संविधान में समानता से टकराव है, ये आजकल देखने को मिलेगा, है ना। और उसके अलावा सीमित प्रासंगिकता, मानवाधिकार में सीमित प्रासंगिकता है, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा रेलेवेंस यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया था। इस आधार पर हम लोग इन्हें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मनु को अगर कौटिल्य से कंपेयर करें तो यहाँ पर कौटिल्य से अगर कंपेयर करें तो धार्मिक अगर विचार की बात करें, है ना, आधार जो मनु ने रखा था वो धर्म को रखा था। कौटिल्य ने जो आधार रखा था वो अर्थ या शक्ति या पावर को रखा था, है ना, अर्थ या शक्ति को कौटिल्य ने आधार रखा था। राज्य में अगर देखें, राज्य कैसा होना चाहिए? तो नैतिक होना चाहिए, लेकिन कौटिल्य ने कहा राज्य जो है वो यथार्थवादी। कौटिल्य को कल हम लोगों ने देखा था ना, तो यथार्थवादी कौटिल्य ने कहा था राज्य को। अब इसके बाद दंड अगर देखें तो धार्मिक होगा, है ना, धर्म दंड जो है वो कैसा होगा? दंड यहाँ पर धार्मिक आधार पर, और दंड जो कौटिल्य ने बताया था व्यवहारिक आधार पर बताया था। ठीक है। इसके बाद एक और कंपैरिजन हम आपके सामने लाते हैं मनु और अरस्तु का। ठीक है। देखिए, धर्म आधारित राज्य की बात ये कर रहे थे, लेकिन जो नैतिक व्यवहारिक राज्य की बात अरस्तु कर रहे थे। समानता अस्वीकृत करते थे, समानता को पूरी तरह से मानते ही नहीं थे। सीमित स्वीकृति अरस्तु ने समानता को दी थी। कानून की अगर बात करें तो धार्मिक कानून की बात ये कर रहे थे, और जो अरस्तु हैं वो तर्क संगत या रेशनल कानून की ये बात कर रहे थे। रेशनल न्याय की अवधारणा, तर्क के आधार पर कानून को मानने की ये बात कर रहे थे। तो मनु को अरस्तु से हम लोगों ने कंपेयर किया, और मनु को कौटिल्य से कंपेयर किया, जो कि बहुत ज्यादा क्या बनता है, बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। धर्म प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट इट, धर्मो रक्षति रक्षता, ये बिल्कुल आपको लाइन याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है। राजा धर्म का रक्षक है, मनुस्मृति में ऐसा इन्होंने लिखा। मनु प्राचीन भारतीय विधिवाद के प्रतीक माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय जो विधिवाद है ना, जो एंशियंट हमारा लीगलिज्म है ना, जो हमारा शुरुआत जो विधि की होती है, विधिवाद जो है उसके जनक ये माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं, उसके प्रतीक माने जाते हैं। धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये विचार इन्होंने दिया था। धर्मो रक्षति रक्षता, बिल्कुल याद रखना है। ये कथन आपको कैसे लगे, अभी तक का जो स्टेटमेंट डिस्कशन था वो कैसा लगा? और कंक्लूजन कुल मिलाकर के यही है, मनु का चिंतन धर्म, कर्तव्य और नैतिकता पर आधारित है ना। और आधुनिक लोकतंत्र अगर देखें तो मूल्यों से भिन्न होता है, होते हुए भी मनु का महत्व, ऐतिहासिक और विधिक जो महत्व है वो आज भी देखने को मिलता है। धर्म, कर्तव्य और नैतिकता पर आधारित इनका प्रमुख चिंतन रहता है। उम्मीद है आपको इनके सारे विचार जो है वो अच्छे लगे होंगे, है ना। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो उसे आप हमारे साथ में शेयर करिएगा, है ना। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। अगला जो भी टॉपिक आपको चाहिए आपके बूस्टर डोज में, वो भी आप हमारे साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।